डेमोग्राफिक फीचर्स, डेमोग्राफिक फीचर्स हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जनसांख्यिकीय विशेषताएं, जननांकीय या जनसांख्यिकीय विशेषताएं। और दिया है इसमें कि तुमको क्या क्या पढ़ना है। नीतीश तिवारी कहाँ रह रहा है आजकल? किस चीज का इलेक्शन? बताइए, हमको लगा प्यार होगा 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 और ये इलेक्शन में पड़ा है। आजकल का यूथ का भी ना गलत हो गया डायमेंशन। इस उम्र में प्यार करना चाहिए तो इलेक्शन में भी जी ऐसा होता है कि जब प्यार हो जाता है तो क्लास में एब्सेंट होने लगता है आदमी। वर्क फोर्स, जॉब वाले बेचारे जॉब की वजह से एब्सेंट होते हैं, जवान लड़के प्यार की वजह से एब्सेंट होते हैं। लेकिन ये नया ही मामला आ गया, इलेक्शन की वजह से एब्सेंट। आने दो पंडित जी को पूछता। वर्क फोर्स कंपोजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड विथ स्पेशल रेफरेंस टू 2011 सेंसस, और लिखा हुआ है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। बहुत मजेदार टॉपिक है और अगर कोई अच्छे से हैंडल कर लिया ना तो नंबर तगड़ा आएगा। क्वेश्चन की फुल क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है। डेमोग्राफिक फीचर्स, जननांकीय विशेषताएं, जनसांख्यिकीय विशेषताएं। वर्क फोर्स, तीन चीजों के बारे में मेनली फोकस किया। वर्क फोर्स कंपोजिशन, कार्यबल संरचना, कि आपका जो कार्यबल है वो कैसा है। तो कार्यबल जवान है या बूढ़ा है, कार्यबल में मेल मेंबर कितने हैं, फीमेल मेंबर कितना है, बच्चा कितना है, चाइल्ड लेबर का क्या समस्या है, कुछ भी पूछ सकता है ना। अब कार्यबल संरचना में कृषि क्षेत्र में कार्यबल कितना लगा हुआ है, इंडस्ट्री में कितना लगा हुआ है, सर्विस में कितना लगा हुआ है, और ये सारा डाटा देखने के बाद इसका कंक्लूजन कि इस कार्यबल का ऐसा संरचना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। गेटिंग और नॉट? अगर हमारा ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगा हुआ है और वहां ताश के पत्ते खेल रहा है तो आप समझ जाइए क्या कंक्लूजन होगा। इसका मतलब आप पहले कार्यबल संरचना को समझिए कि कार्यबल संरचना है क्या, उसका एग्जैक्ट डाटा। इसका मतलब इसमें रिसेंट डाटा, तो जो 2011 का सेंसस का डाटा है वो तो मैंने दे ही दिया है, और 2-3 लाइन अभी के कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर से भी डाल दिया है कि अभी एग्जैक्टली डाटा है क्या, अभी कैसा हमारा वर्कफोर्स कंपोजिशन। और वर्कफोर्स कंपोजिशन को देखने के बाद कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि क्या ये वर्कफोर्स कंपोजिशन हमारे लिए एज इट इज जैसा है उसको ऐसे ही यूज करेंगे तो बढ़िया है, या इसमें कुछ बदलाव लाने चाहिए, या इसमें कुछ तड़का मारना चाहिए, मसाला, चाट मसाला। क्या होगा वो चाट मसाला? स्किल, एजुकेशन, हेल्थ, या इसको कुछ देना चाहिए ताकि ये, और कहीं कहीं हमारा जो कार्यबल है वो कहीं कहीं संगठित हो गया है एक ही क्षेत्र में, जैसे एग्रीकल्चर में, तो ये हमारा लिमिटेशन है। अब मेरे बिना बतलाए, बिना नोट्स दिए जितेंद्र राणा इसको लिख सकता है। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? हो गया, यही तो समझना है। अगर डाटा तुमको भी मैं दे देता हूं कि ये डाटा है, आप लिखेंगे कि 400 मिलियन का वर्क फोर्स है, इसमें 400 मिलियन का वर्क फोर्स है 2011 सेंसस, 300 कार्यबल जो लेबर फोर्स है वो है 600 मिलियन, तो 400 मिलियन, 402 मिलियन का वर्क फोर्स कंपोजिशन, ठीक है। इसमें 376 मिलियन पूरा जो है वो मेन वर्कर्स है, अगर ऐसे मैंने डाटा, मुख्य श्रमिक है, और मुख्य श्रमिक में 176 मेल है, 176 फीमेल है, 312 जो है वो एग्रीकल्चर में मिलियन जो है 312 मिलियन सिर्फ एग्रीकल्चर में लगे। ऐसा अगर मैंने डाटा दे दिया तो पहले डाटा लिख दो, उसके बाद कितना जवान है, कितना बूढ़ा है वो लिख दो, फिर एग्रीकल्चर में कितने लोग लगे हुए हैं वो लिख दो, फिर बतलाओ कि इनको स्किल देना होगा, एजुकेशन देना होगा, तब इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और नहीं तो धीरे धीरे ये जो वर्कफोर्स कंपोजिशन है इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ये हमारे काम का नहीं रहेगा। अगर शिक्षा नहीं दोगे, स्किल नहीं दोगे तो धीरे धीरे जवान आदमी विदाउट स्किल बूढ़ा हो जाएगा, बिना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। यही पढ़ना है। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश या जनांकीय लाभांश।
तो इंडिया जो है अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड पोजीशन में है, मतलब इंडिया को यंग कंट्री कहा जा रहा है। डाटा इसमें भी है 2011 सेंसस का। और इसको भी यूज करने की बात है कि अगर अभी इसको यूज नहीं करेंगे तो 2035 तक समीकरण बदल जाएगा। अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 2035 तक बहुत हद तक ऐसा ही रहने वाला। 35 के बाद डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड के 3 चरणों को एक्सप्लेन किया गया है और कैसे ये डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके इकोनॉमी में जीडीपी को बढ़ा सकता है, ये सारा दिया। इसका मतलब यहां भी वही बात है कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अभी यूज कर लिया जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए ये बेकार हो जाएगा। अभी इस बात को समझना है कि वी आर यंग, वी आर डेमोग्राफिकली यंग कंट्री। सो इसको अभी किसी भी तरह स्किल देके, एजुकेशन देके, लिटरेसी देके, पोषण देके, मध्याह्न भोजन योजना देके किसी भी तरह इसका यूज कर लेना है। उसके बाद है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एक लड़का कल फोन किया था, कहा कि सर इससे तो 40 नंबर का सवाल नहीं बन पाएगा, इससे 100 नंबर का सवाल बन जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। लास्ट में 2000 में जनसंख्या नीति आई थी। उसके पहले अगर 1951 से शुरू करोगे तो 1951 से भारत जो है सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहली पंचवर्षीय योजना में ही डिक्लेयर कर दिया था। 1961 में जब हमारा जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो हम लोग कंसर्न हुए कि अरे जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद 65-66 में फूड इनसफिशियंसी भी हो गई थी, जो लड़ाई लड़ रहे थे लाहौर वाला, फूड इनसफिशियंसी भी हो गई। तो हम लोगों को लगा कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगा, ज्यामितीय ढंग से बढ़ेगा, तो हमारी फूड सफिशियंसी मेंटेन नहीं रहेगी। तब हमने फिर से 1965, 66, 61 के समय से जनसंख्या में वो जो वितरण करना है, डिलक्स निरोध वितरित किए जाते थे, या मतलब इसको जन जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाया गया। हर एक समाचार में दिखाते दिखाते बीच में आ जाता था एक वाइफ, एक हस्बैंड, डिलक्स निरोध और बीच में छोटा बच्चा। अब पापा से पूछते थे, पापा डिलक्स निरोध क्या होता है? तो एक झापड़ कि क्या होता है, पढ़ो चुपचाप, पढ़ाई आजकल नहीं कर रहा। बताओ सही सवाल था या नहीं? उस समय इतना दिखाता था कि हम लोग भी छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता पूछते थे, लेकिन बताता नहीं था घर वाला लोग। तो जन जागरूकता कार्यक्रम इस तरह से बढ़ाया गया। आज की डेट में उसकी कमी है। आज की डेट में लोगों को पता नहीं है कि कितने ऑप्शंस हैं आपके पास। मेडिकल साइंस बहुत इंप्रूव हो गया है, बहुत तरह का सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। तो 76 के बाद 71 का समय आया, एक ऐसा पागल नेता आया। पागल नेता ने बहुत बढ़िया विजनरी लीडर था, पागल क्यों कहूं मैं उसके मेजर्स को गलत ढंग से इंप्लीमेंट्स, बहुत हार्डकोर नेता था। तो उसने क्या किया कि जनसंख्या नीति पर सोचा कि नहीं, अगर उसका कामयाब हो जाता, अगर उसको मतलब उसने सही से अगर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया होता तो आज भारत का स्वरूप कुछ और होता, शायद मैं पैदा नहीं लिया होता। सीरियसली, अगर संजय गांधी होता, बढ़िया से पॉपुलेशन पॉलिसी बना दिया होता, तो हमारे 4 भाई बहन नहीं होते और मैं तो अनवांटेड एलिमेंट था, मैं पैदा भी नहीं लेता। तो संजय गांधी की पॉलिसी क्या हुआ कि उसमें सरकारी ऑफिस में बस खड़ा कर देता था, आज जितना सरकारी आदमी है उसको बस में भर दिया जाता, चलो नसबंदी करवाने के लिए। अभी भी ऐसी कार्यक्रम है हमारे देश में। ये सारे कार्यक्रम स्वैच्छिक हैं, ये कोई बहुत मतलब फोर्सफुल्ली नहीं, लेकिन उस समय का सिचुएशन ऐसा था कि फोर्सफुल्ली पकड़ पकड़ के। अब बेचारा जिसका शादी नहीं हुआ उसका भी बाद में पता चला कि नसबंदी हो गई, अब बैठ के रो रहा है, वो संजय गांधी को काहे को वोट देगा। तो कांग्रेस समझा कि इस तरह से तो हमारा ये तो खत्म ही कर देगा ये कांग्रेस को। तो फिर वो हार्डकोर, लेकिन पॉलिसी उसका सही, उस समय जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी था, कुछ हद तक हुआ भी। लेकिन हमारे देश में आज तक ये क्या है, स्वैच्छिक। अब स्वैच्छिक वैसा कैसे है कि अगर समझदार आदमी रहा तो फायदा उठाया। जैसे मेरे जीजा है दिल्ली में, तो हमें कहता है कि विभात अब आपकी एक बेटी तो हो ही गई, चलिए आपका नसबंदी करा देते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, तो क्या हम मुस्कुराए, हमने कहा कि अच्छा ठीक है देखा जाएगा। तो वो क्या किस फिराक में है कि अगर दिल्ली सरकार में वो मुझे ले जाते हैं नसबंदी कराने के लिए तो उनको मिलेगा 10,000 रुपया और हमें मिलेगा 5,000 रुपया, मतलब 15,000 का ही।
तो आपको मिल जाएगा 5,000, नहीं नहीं हमें मिलेगा 10,000 और उनको मिलेगा 5,000, तो स्वैच्छिक है। लेकिन तो ऐसा अगर जीजा हो तो 5,000 की कमाई होगी, लेकिन नसबंदी कराना पड़ेगा। तो हमने तो अभी तक नहीं करवाया है, बच के भाग के निकल आया झारखंड। लेकिन ऐसा स्वैच्छिक कार्यक्रम है कि आपका यहां पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मेजर, एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी और उसके बाद इस एरिया पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, इस एरिया पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और लोग अपना उत्पादन दर बढ़ाते जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। लॉकडाउन में पॉपुलेशन दर और बढ़ गया, कोई काम था नहीं, इंटरटेनमेंट का वेब सीरीज कितना कालीन भैया को देखे लोग, अब उससे भी पक गए लोग, तो इधर पॉपुलेशन दर और बढ़ रहा है। बीच में गिरिराज सिंह कभी कभी बोल देते हैं बैलेंस करने के लिए कि तुम लोग भी 4 दर से पैदा करो, हिंदू लोगों को, मुसलमान बढ़ा रहा है तो तुम लोग भी बढ़ाओ। अब इस देश में पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर इस तरह का भ्रम, गेटिंग और नॉट, डायलेमा, इल्यूजन, कि अगर मुसलमान का बच्चा पैदा ले रहा है तो हिंदू भी बढ़ाओ, है ना। और 2000 के बाद पॉपुलेशन पॉलिसी आई ही नहीं, इसका मतलब कोई क्लैरिटी नहीं। लेकिन कुछ डेवलप्ड है जैसे गुजरात, तमिलनाडु, ये सब डेमोग्राफिकली बड़ा बढ़िया स्टेट है। झारखंड का नाम मैंने दे दिया है आपके नोट्स में, पिछड़ा हुआ है। अब ये सब जो लोग हैं ये लोग अपने स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। उधर नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है बहुत अच्छा, ये लोग क्या कर रहा है कि जैसे नीट वगैरह में एग्जाम वगैरह देने जाएंगे तो देखेंगे कि अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो वहां पर उसको रिजर्वेशन दिया गया। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, अगर सिर्फ बच्ची है घर में तो आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन। इस तरह के पॉलिसी मेजर्स इंडिविजुअल स्टेट अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, ये बढ़िया है। लेकिन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है कि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की नीतियों का निर्माण नहीं हो पाया और भ्रम फैलाया जा रहा है कि तुम भी 4 पैदा करो। ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है। अरे भाई कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ा डिबेट का इस पे तो पूरा फुल क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का विकास कैसे कैसे देश में हुआ है उसको बतलाइए। उसके बाद 2000 के बाद क्या जनसंख्या नीति की आवश्यकता आपको महसूस नहीं हुई? महसूस हुई, लेकिन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्तिकरण की कमी। लेकिन क्या इस समय देश में बिल्कुल वैक्यूम था? नहीं, कुछ स्टेट जो डेवलप्ड थिंकिंग जिनकी है वो अपना काम कर रहे हैं, उसका आपको एग्जाम्पल देना होगा। और इस तरह से आज की डेट में अब रिक्वायरमेंट क्या है, तो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन, अभी आया ना कुछ पॉपुलेशन, तो यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी एक होनी चाहिए पूरे देश भर के लिए, जिससे जैसे पहले हम दो हमारे दो को प्रमोट किया गया था 60 के दशक में, उसी तरह कुछ ऐसा पॉलिसी हो कि अगर किसी का 1 बच्चा है, किसी का 2 बच्चा है, तो उसको हर चीज में थोड़ा थोड़ा फैसिलिटी, रिजर्वेशन कराने जा रहे हैं। देखिए कि हम 2 हमारे 2 हैं, चलो इसका बर्थ कंफर्म कर दो। बस में टिकट लेने जा रहे हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम बनाइए, पहले उसको सब्सिडी दे दो, ट्रेन में सब्सिडी दे दो, नौकरी में प्रमोशन दे दो जल्दी जल्दी, अपने आप बच्चा का। अगर नहीं तुम हार्डकोर मेजर प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं नसबंदी करवा लो संजय गांधी टाइप, और बहुत ज्यादा मुआवजा अगर दिया भी जा रहा, जैसे 15,000 रुपये अगर एनफ नहीं लग रहा तो 50,000 दे सकते हो, दे दो। हम तो 50,000 देगा तो अभी तुरंत करवा लूंगा, अभी जाके 50,000 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का मेजर्स उपाय किया जा सकता, तो इसके लिए काम होना चाहिए। यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पॉलिसी, आपको टॉपिक समझ में आ गया? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, भारत का कार्यबल संरचना क्या है, कैसा है, वर्कफोर्स कंपोजिशन कैसा है। अब कैसा है तो जब है तो इसमें समस्या भी तो है, तो क्या ऐसे कार्यबल संरचना से हम चल पाएंगे? तो आपको समझना है कि ये कार्यबल संरचना में जहां पर एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा झुकाव है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए, तो ये जो समीकरण है ये क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, ये समीकरण बदलना चाहिए। तो कैसे बदलेगा? पॉजिटिव माइग्रेशन करवाएंगे या निगेटिव जैसे चल रहा है वैसे? स्किल देंगे एग्रीकल्चर के लोगों में, जो लोग लगे हुए हैं उनको शिक्षा देंगे, लिटरेसी देंगे। जब उनको शिक्षा, रोजगार, शिक्षा और स्किल देंगे तो उनका पॉजिटिव माइग्रेशन होगा। अभी देखेंगे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा वर्कफोर्स लगा हुआ है,
इंडस्ट्री में 42 मिलियन लगा हुआ है और सर्विसेज सेक्टर में 31 मिलियन लगा हुआ है। एग्रीकल्चर में देखेंगे तो देखेंगे कि वो 176 मिलियन से ज्यादा लगा हुआ है। ऐसा वर्कफोर्स कंपोजिशन है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि में लगे, तो ये बैलेंस तो नहीं है ना। तो संतुलित विकास होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अभी कहां लगे हुए हैं हम, आपके वर्कफोर्स एग्रीकल्चर। अब आपको मैंने वहां एग्रीकल्चर में पढ़ाया फेमिनाइजेशन ऑफ वर्क एग्रीकल्चर, मतलब कृषि का स्त्रीकरण। आप वो वाला पॉइंट यहां नहीं डाल सकते, जरूरत है कि मैं वो वाला पॉइंट यहां उठा के डालूं? कितना लिखवाऊंगा, कितना नोट्स दूंगा? आपका अगर बन गया है, अप्रोच बन गया है, तो आप यहां लिखेंगे कि कृषि में भी और वर्कफोर्स कंपोजिशन कैसा बिगड़ा है कि मजदूर लोग निगेटिव माइग्रेशन के, वहां निगेटिव पॉजिटिव माइग्रेशन मैंने नोट्स में लिख दिया। वहां एक पॉइंट आप वहां लिख सकते हैं कि कृषि में एक तो ज्यादा लोग लगे हुए हैं और निगेटिव माइग्रेशन का असर ऐसा है कि मजदूर लोग काम करने शहर चले जा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में महिलाओं का स्त्रीकरण हो गया है, वल्नरेबिलिटी बढ़ी है। यह है वर्कफोर्स कंपोजिशन। तो इसको तो बदलना चाहिए, तो उसके लिए स्कीम लाया जा रहा है, आर्या अटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ऐसे आप नहीं लिख सकते, मैं कितना नोट्स में लिख के दूंगा? लोग कहता है नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। नोट्स में सब कुछ शामिल हो सकता है एक जगह। अगर आपका कंसेप्ट हो गया तो यहीं पर आप फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी दे दीजिएगा, यहीं पर आप आर्या भी दे दीजिएगा। तो वर्कफोर्स कंपोजिशन को सुधारने के लिए ही तो आर्या स्कीम लाया गया है। गेटिंग और नॉट? इस तरह से। और डेमोग्राफिक स्टेज में एक चीज मैंने यहां दिखा दिया है आपको कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में ये 3 चरण होते हैं। इन तीनों चरण को देख लीजिए। ये है डेवलपिंग स्टेज। यहां पर एक जो है ये है चिल्ड्रन, 2 जो है वो है यूथ, और 3 जो है ओल्ड पॉपुलेशन। ये डेवलपिंग स्टेज है, ठीक है। डेवलपिंग स्टेज में देखिए 1 + 3 > 2। अब 4 > 2 मत समझ लेना। 1 + 3 का मतलब बच्चा और बूढ़ा को अगर जोड़ दो तो ये यूथ पॉपुलेशन से क्या है, ये जो पॉपुलेशन है ये आपका निर्भर जनसंख्या है, जिसको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। निर्भर, ये वर्किंग पॉपुलेशन से क्या है, ज्यादा है। मतलब जब भी कोई भी एक सिटी का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हम लोग जब पतरातू में रहते थे, छोटे बच्चे थे, तो उस समय किसी के घर में किसी के घर में दादा दादी नाना नानी होते थे। जैसे मेरे दादा दादी टें हो गए थे पहले ही, तो वो नहीं थे, लेकिन बहुत लोगों के दादा दादी थे। और बच्चा हम लोग जैसे हर के घर में, मेरे पापा का तो 4 ही था, बहुत लोगों के घर में 6-7, पोलो का टीम, क्रिकेट का टीम सब था। तो बच्चा का संख्या क्या था, ज्यादा। और यूथ पॉपुलेशन मम्मी पापा, यंग पॉपुलेशन, ऐसा। तो इस तरह से कभी भी जो यंग सिटी होगा, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसे ही होता है। शुरुआत में बुजुर्ग का पॉपुलेशन कम, यूथ का पॉपुलेशन कम, बच्चा लोग बहुत ज्यादा। तो 1 और 3, इसका मतलब निर्भर जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, इसको उत्पादक जनसंख्या बोलते हैं। अब जॉब कौन करेगा, ऑब्वियस है यूथ ही करेगा, बच्चा और बूढ़ा तो करेगा नहीं। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन ये डेमोग्राफिक स्टेज का पहला स्टेज है, जहां निर्भर जनसंख्या क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, निर्भर जनसंख्या ज्यादा है तो पापा की इनकम जो थी वो दादाजी के चश्मे में भी जाती होगी, यहां पर बच्चों के पढ़ाई में भी जाता होगा, ठीक है, अपना शौक मौज भी होता होगा। इसका मतलब सेविंग क्या, ऐसे सिचुएशन में कमाने वाला जब एक रहता है और खाने वाले बहुत रहते हैं तो सेविंग अपने आप, क्योंकि इनकम का फॉर्मूला ही यही है कि इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव। अगर इनकम आपकी फिक्स है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो सेविंग क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर आपका बचत जो है वो क्या हो गया, कम। जब बचत कम होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट, निवेश, और निवेश कम तो उत्पादन का स्तर जो क्या हो जाएगा, कम। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो धीरे धीरे
विकास का जो चरण है, उत्पादन को विकास से जोड़ लीजिए, इसका मतलब विकास का जो पेस है वो स्लो हो जाएगा। इसका मतलब डेवलपमेंट पेस, विकास का जो स्तर है वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। उत्पादन का आधार कम, राजीव जी, इसका मतलब क्या, उत्पादन का आधार कम का मतलब विकास का जो स्तर है वो क्या है, धीरे धीरे चल रहा है। ये डेमोग्राफिक स्टेज पहला स्टेज है जहां पर ऐसा संरचना रहता है, आपका जनसंख्या ऐसा रहता है कि कुछ भी कर लो, विकास जो है वो धीरे धीरे ही चलेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा उपाय नहीं। यह है डेवलपिंग स्टेज। डेवलप्ड स्टेज में क्या है, ये जो जवान, पहले जो बच्चा था ये क्या हो गया जी, ये जवान हो गया। अब इसका पॉपुलेशन, इसको और थोड़ा सा कम कर दो तब समझोगे, इसको यहां बढ़ा दो। वो जो मम्मी पापा लोग थे वो लोग क्या हो गए, अब बूढ़े हो गए, उसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो तब समझो। अरे यार, इसको ऐसे समझो तब समझोगे। अब लोग जागरूक हो गया धीरे धीरे, डेवलप्ड स्टेज है ना। तो यहां पर बच्चा सब क्या कर रहा है, कम पैदा कर रहा है, तो बच्चा वाला घर छोटा हो गया, और वो जो मम्मी पापा लोग थे, वो जो तुम्हारा था, वो धीरे धीरे ये एरिया क्या हो गया, डेवलप्ड स्टेज में। कमाऊ जनसंख्या, जैसे अभी इंडिया का कि 15 से 64 जो जनसंख्या है अभी हमारे पास, लगभग 60% जनसंख्या हमारी ये 60% पॉपुलेशन। रिसेंट डाटा 62% है, अब 2035 तक ऐसा ही हमारा रहने वाला है। बताओ इतना लोग हम लोग का देखते हो। आज की डेट में टीचर भी आपको यंग ही मिलेगा, अगर हमको छोड़ दो तो। क्यों, अगर हमको छोड़ दो तो बाकी सब टीचर यंग ही मिलेगा। और यहाँ पर बूढ़ा का जनसंख्या, मम्मी पापा बूढ़ा हो गए, जो बच्चा था वहां पर, जो पहला घर था डेमोग्राफिक स्टेज का, वो सब क्या हो गया, जवान हो गए। मम्मी पापा बूढ़े हो गए, और बच्चा, ये लोग समझदार लोग 30-30 साल तक आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो बच्चा तो हो नहीं रहा है, ये अपने आप कम हो गया। इस तरह से अब 1+3 क्या हो गया, यहां पर छोटा हो गया और 2 ज्यादा। अब यहां पर सेविंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले तो इनकम को बढ़ा दो, अगर समझना है तो बढ़ा दो कि इनकम ऐसा प्रोडक्टिव, जीडीपी में क्या होगा, ऐसे इनकम बढ़ेगा। जब ज्यादा लोग प्रोडक्टिव काम में लग जाएंगे, ये यंग पॉपुलेशन है, जब ज्यादा लोग काम में लग जाएंगे तो इनकम क्या हो जाएगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो इनकम बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेवलपमेंट का स्टेज क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट का पेस जो है, डेवलपमेंट का स्तर बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें शर्त है, कंडीशन, स्टार मार्क लगा इसमें कंडीशन इन्वॉल्व है। इसको स्किल देना पड़ेगा, इसको हेल्थ देना पड़ेगा, इसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, पोषण। अब इसी के लिए सारी योजनाएं बन रही हैं, स्किल इंडिया मिशन हो या जो भी हो, कामगारों को रोजगार देने के लिए अभी असीम पोर्टल भी लॉन्च किया गया था अभी कोरोना में, ये सब आप देंगे रिसेंट डाटा। तो ये कंडीशन इन्वॉल्व है। इस स्टेज में अगर ये नहीं लगेगा, इसका अगर मसाला नहीं डालोगे, तो फिर ये स्टेज को आप यूज नहीं कर पाओगे। धीरे 2035 तक ये जनसंख्या खत्म हो जाएगी हमारी, 2035 तक जितना यूज करना है इसको। बूढ़े होंगे या नहीं होंगे हम लोग, तुम लोग भी बूढ़े हो जाओगे, दांत टूट जाएगा सबका। समझ गए, डेवलप्ड स्टेज। डेवलपिंग स्टेज में अब अति डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड स्टेज। बूढ़ा का संख्या बढ़ा दो जी, इसका घटा दो, इसका ऐसे लगभग एकदम सबका बराबर बराबर रहेगा, 1 2 3। अब यहां पर 1+3 > 2, चाइल्ड, यूथ और ओल्ड। लगभग तुम्हारा अब डेवलप्ड स्टेज में लगभग सबका बराबर बराबर संख्या रहेगा।
यहाँ ओल्ड एज होम बनाना पड़ेगा इन लोगों के लिए, क्योंकि बेटा लोग तो अमेरिका निकल गया, माँ बाप को छोड़ देगा रोड पर। अर्थव्यवस्था की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिनेश ऐसे मुंह देख रहा है कि हम छोड़ देंगे माँ बाप को। अरे समझाने के लिए बोल रहे हैं, ओल्ड एज होम। हम ही को ऐसे देख रहा है कि हम ही छोड़ रहे हैं, बदमाश कहीं का। ओल्ड एज ऐसे देख रहा है। ओल्ड एज होम का तुम्हारे अर्थव्यवस्था पर क्या हो जाएगा, बोझ पड़ने लगेगा। तुम्हें ये सब बनाना पड़ेगा। तुम लोगों को रेलवे स्टेशन अगर जब बन रहा है, देखो सारे रेलवे स्टेशन के स्ट्रक्चर को अभी से चेंज किया जाने लगा इंडिया में। सब जगह एक्सीलेटर लग रहा है। लागत बढ़ रही है या नहीं? बिना मतलब आपको कोई भी वीआईपी उठाने की जरूरत अब कुछ कुछ स्टेशनों पर नहीं पड़ेगी। एक्सीलेटर लगा हुआ है, स्लोप वाली सीढ़ियां बन रही हैं। तो ये सब अर्थव्यवस्था में करना पड़ेगा, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे इन बुढ़ों के लिए। उसके बाद यूथ पॉपुलेशन, तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, बच्चे भी उतने ही रहेंगे। तो इस तरह से यहां भी सेविंग क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। अर्थव्यवस्था की लागत बढ़ जाएगी तो सेविंग कम, फिर इन्वेस्टमेंट कम, फिर प्रोडक्शन कम। इस तरह से हो गया क्लियर? हाँ, तो बुढ़ा लोगों का अब आपको मैनेज नहीं करोगे यहाँ, यही तो चैलेंजेस है। इस चैलेंजेस को अगर आप नहीं निपटोगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओ। यहां भी कंडीशन इन्वॉल्व है। अगर अभी जापान में क्या है, बूढ़ों के पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जापान उसके लिए भारत अभी से क्यों तैयारी कर रहा है? क्या लग रहा है कि तीसरा स्टेज में हम लोग मर जाएंगे सब लोग? तीसरा स्टेज में भारत का डेवलपमेंट का स्टेज नहीं रहेगा। अरे भाई चैलेंज है, उसको लेंगे, ओल्ड एज होम बनाएंगे। रेलवे का स्ट्रक्चर अभी से चेंज करना शुरू कर दिया, किया या नहीं किया? तो इस स्टेज को संभालने के लिए चैलेंजेस है। इसको आपको अभी से आपकी सेविंग्स को मेंटेन करनी पड़ेगी। आगे के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा यंग एज में कमा लो, सेविंग कर लो, बुढ़ापे में काम देगा। जापान को काम आ रहा है बुढ़ापे में सेविंग। भारत अगर सेविंग नहीं करेगा तो उसको बुढ़ापे में कर्ज लेना पड़ेगा। बस जैसे हम लोग आप लोगों का सेविंग हो, वैसे ही देश का सेविंग। देश अगर जवानी में काम नहीं करेगा तो बुढ़ापे में तो उसके लिए चैलेंज हो जाएगा। अगर इसको यहाँ पेंशन मिल रहा है बुढ़ापे में तो चलेगा काम, नहीं पेंशन मिलेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए इस चैलेंजेस को समझना है कि मोस्ट डेवलप्ड स्टेज में दीज आर द चैलेंजेस। इकोनॉमिक कॉस्ट विल राइज, सो अल्टीमेटली डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल कर लो। और नहीं करोगे, नहीं स्किल दोगे। अभी अगर स्किल इंडिया, तो भारत सरकार प्रयास भी कर रहा है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, असीम पोर्टल, ये सारे जो प्रयास हैं, दीनदयाल श्रमेव जयते योजना, सब नोट्स में लिख दिया है। हो गया काम, एक टॉपिक पूरा। जाके नोट्स पढ़िएगा। धन्यवाद। चलिए आज यहां तक रहने दें। ये वाला जो नोट्स है ये अलग अलग है, जैसे इंग्लिश ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जो चीज पुराना हो गया था वो मैंने हटा दिया है, उसके जगह नया पन्ना लगा दिया है। डाटा जो कुछ पुराना हो गया, ये देखो नया पेज लगा हुआ है ना, ये पुराना वाला हटा दिया है। जो पुराना डाटा था, जो पुराना था, ये पहला पेज था, इसको काट दिया है। नए डाटा जो जहां भी मिले, जैसे हाल के आंकड़े 15 से 59 आयु वर्ग में कुल 62% जनसंख्या है, 2035 तक ये 65% हो जाएगी। तो जो नया डाटा है वो भी डाल दिया है। 2011 का ही सेंसस का आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी जो नया डाटा है उसको भी हम लोगों ने शामिल कर दिया। ठीक है।